क्लाइमेटोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक द लिक्विड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षण का तरल रूप। इससे पहले हम प्रेसिपिटेशन का जो गैसियस फॉर्म है उसको कवर कर चुके हैं। उसके अंदर हमने ओस, कोहरा, इन सब को कवर किया है। तो आज की वीडियो के अंदर इसका तरल रूप, यानी जब वर्षण होता है तरल रूप में जो जलवाष्प नीचे गिरते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। उसके अंदर वर्षा है, रेनफॉल, इससे हम सभी परिचित हैं। कृत्रिम वर्षा, यह भी आजकल जो विकसित देश हैं वे ज़्यादा करवा रहे हैं अपने आर्टिफिशियल तरीके से। इसके अतिरिक्त फुहारें भी पड़ती हैं जो कि वर्षा का ही एक रूप है लेकिन थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर सबसे पहले यह देखें वर्षा, रेनफॉल क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है और हर बार ऐसा क्यों नहीं होता कि गैसियस फॉर्म के अंदर ही वर्षण होता रहे या ठोस रूप के अंदर ही होता रहे, लिक्विड फॉर्म क्यों बनती है। तो इसके अंदर सबसे पहले यह चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि यह सब संघनन की दर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कंडेंसेशन किस रेट से हो रहा है। वर्षा होने के लिए संघनन की दर मध्यम होना अनिवार्य है, यह इसकी पहली शर्त है। किसी भी हवा के अंदर जब ऊपर जाने के बाद यदि उसकी सापेक्षिक आर्द्रता है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% तक हो जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता हम सीख चुके हैं कि किसी वायु के अंदर उसकी क्षमता के बराबर जब जलवाष्प आ जाते हैं तो पूरी तरह वो संतृप्त, सैचुरेटेड हो जाती है। तो 100% होने के बाद जब किन्हीं जो न्यूक्लियी केंद्र होते हैं उनके चारों ओर जब जलवाष्प बूंदों के रूप में बनती है तब वर्षा का जो निर्माण है वो होता है। उसके बाद वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता 100% होनी चाहिए, संघनन की दर मध्यम होनी चाहिए, तब वर्षा होती है। अब वर्षा के रूप की बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल भी है, टोपोग्राफिक या ओरोग्राफिक भी है, साइक्लोनिक भी है, यानी कई रूप हैं। अब इनको हम देख लेते हैं। इसके अंदर पहला जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उस संवहनीय वर्षा होती है, यानी जब किसी भी वाटर बॉडी से जब वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या जहाँ पर ज़्यादा सूर्य तप मिलता है तो वहाँ से कन्वेक्शनल करंट ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। ऊपर उठती यह हवा जब वाटर बॉडीज़ के ऊपर से ऊपर उठती है तो अपने साथ जलवाष्प को भी ले जाती है और जैसे जैसे यह ऊंचाइयों पर पहुंचती है तो मध्यम ऊंचाई पर जाने के बाद इसकी जो गर्मी है, इसकी लेटेंट हीट है वो क्षीण हो जाती है, यानी हवा जब उसका तापमान है वो गिरने लग जाता है। तो गिरती हुई तापमान के अंदर हमें पता है कि उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाती है। तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के बीच विलोमता का संबंध है, यह हम पहले ही देख चुके हैं। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर किन्हीं भी जो न्यूक्लियी केंद्र हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र हैं, उनके चारों ओर संघनन होने लग जाता है। उसके बाद बूंदों का निर्माण होता है और जब बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं यानी 0.5 mm से बड़ी हो जाती हैं तब यह जो हवा है या वायुमंडल है इनको रोक कर नहीं रख सकता है, तब ये नीचे गिरने लगती हैं। तो यही वर्षा होती है और इस तरह से जब वर्षा होती तो संवहनीय वर्षा होती है। अब विश्व के अंदर कहाँ पर होती है संवहनीय वर्षा? भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी कर्क और मकर के बीच का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच के अंदर यदि आप देखेंगे तो विश्व के बड़े बड़े जो जलखंड हैं वे यहीं हैं और यहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है। ज़्यादा वर्षा होगी तो ज़्यादा मात्रा के अंदर यहाँ वन भी पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े बड़े वन हैं जो अमेजन फॉरेस्ट हैं या कांगो के हैं या इंडोनेशिया के अंदर हैं, ये सभी किसके परिणाम हैं? संवहनीय वर्षा के परिणाम हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पर वार्षिक जो एनुअल रेनफॉल है इनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा के अंदर वर्षा का जो वन उगते हैं उनको रेन फॉरेस्ट भी इसीलिए कहा जाता है। अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं, कांगो के हैं, जायरो के हैं। तो यह संवहनीय वर्षा है, यानी साधारणतः सीधी जब सूर्य, हमें पता है कि ज़्यादातर भूमध्य रेखा के ऊपर लंबवत होता है सारा साल, तो भूमध्य रेखा के ऊपर से संवहन धाराएं ऊपर उठती हैं। ऊपर जाने के बाद उन जो हवा का तापमान है वो
नीचे गिरता है और संघनन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक पर्वतकृत वर्षा भी होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। उसके अंदर किसी भी पहाड़ के ऊपर जब एक तरफ से हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठती हुई हवा निश्चित ही ठंडी होना शुरू हो जाती है। ठंडी होने के बाद उसके अंदर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लग जाती है और 100% सापेक्षिक आर्द्रता होते ही इन भागों के अंदर ही वापस बारिश हो जाती है। तो एक हिस्से के अंदर ज़्यादा बरसात होती है, इस हिस्से को पवनमुख यानी विंडवर्ड साइड कहा जाता है, यानी हवा के सामने का जो हिस्सा है पहाड़ों का, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। अब यही हवा जब ऊपर पहुंचकर नीचे उतरती है तो नीचे उतरने के बाद नीचे वायुमंडल सघन होता जाता है और तापमान अधिक होता जाता है, तो यहाँ पर संघनन नहीं हो पाता, तो यह हिस्सा सूखा रह जाता है। इसे पवन विमुख यानी पवन के विमुख है, ये पवन विमुख साइड कहा जाता है, लीवर्ड साइड कहा जाता है। तो इस हिस्से के अंदर बरसात नहीं होती, यह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, यानी शेडो जोन एरिया। तो यह पर्वतकृत वर्षा है। इसके अतिरिक्त साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है। साइक्लोन्स आते हैं जब विश्व के अंदर, दो तरह के साइक्लोन, एक तो जो टेम्परेट एरियाज़ के अंदर आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे जो शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर आते हैं। तो दो तरह के चक्रवात हैं, चक्रवातों से वर्षा होती है। हवा एक जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है ज़्यादा गर्मी के कारण, तो उसको भरने के लिए चारों ओर से हवा आती है, तो वह वहाँ की गर्म हवा को ऊपर उठा देती है और नीचे की हवा जो ठंडी होती है गोल गोल घूमना शुरू कर देती है, या नीचे ठंडी हवा और ऊपर गर्म, तापमान का व्युत्क्रमण होता है, उससे फिर वर्षा होती है। तो इसको हम डिटेल के अंदर जब हम चक्रवातों को कवर करेंगे उसके अंदर सीखेंगे। तो ये तीन तरह की वर्षा है। इसके अतिरिक्त एक एडवेक्शनल रेनफॉल भी होता है, जो कि ज़्यादातर पठारों के ऊपर, क्योंकि पठारों के ऊपर जेंटल स्लोप होता है, यानी धीमा ढाल होता है। तो जैसे जैसे यह हवा ऊपर की जाती है तो बहुत धीमे धीमे संघनन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऊपर उठने के बाद इसका तापमान गिरता जाता है। तो वहाँ पर जो वर्षा होती है पठारों के ऊपर, उसे एडवेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है। तो ये वर्षा, इसके बाद कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल, जो कि विकसित देश ज़्यादा करवाते हैं। विकासशील देशों के अंदर अभी उतनी तकनीक नहीं पहुंची है। विकसित देशों के अंदर इजराइल, चीन, रसिया, ये सब ज़्यादा करवाते हैं। चीन के अंदर बीजिंग शहर के अंदर इसका सफल परीक्षण कई बार किया जा चुका है। इसके अंदर किसी भी जब बादल, जो कि आमतौर पर समुद्रों के किनारे जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा की जाती है, और शाम के समय जब सापेक्षिक आर्द्रता 65% से अधिक हो जाती है तब वहाँ पर आदर्श परिस्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि शाम के समय और टेम्परेचर गिरेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता और बढ़ती जाएगी। तो उस दौरान वहाँ पर जो बादलों का निर्माण होता है उसके अंदर सल्फर आयोडाइड जो केमिकल है वो इसके अंदर जहाज़ों के द्वारा, विमानों के द्वारा इस बादलों के अंदर गिरा दिया जाता है, और यह सल्फर आयोडाइड बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यह दो काम करता है, एक तो जो संघनन की दर है उसको तेज़ कर देता है, यानी बादलों के अंदर संघनन होना शुरू हो जाता है, और दूसरा ज़्यादा ठंडा होता है इसलिए यह तापमान को भी गिराता है, संघनन में तेज़ी मिलती है। इसके अतिरिक्त यह आर्द्रताग्राही केंद्र का भी काम करता है, यानी इसके अंदर कई बार नमक के कण भी गिरा दिए जाते हैं, तो वह एक बढ़िया न्यूक्लियर केंद्र का काम करता है। तब संघनन का निर्माण आदर्श परिस्थितियों के अंदर हो सकता है। भारत के अंदर भी कई जगह इसके परीक्षण किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर भी इसका परीक्षण किया गया, लेकिन तब वह सफल नहीं हो पाया था। पूर्वी घाट के ऊपर भी कई जगह इसका परीक्षण चल रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। फुहार और वर्षा के अंदर इतना ही फ़र्क है कि फुहार के अंदर जो कण होते हैं उसके साइज़ 0.5 mm से छोटे होते हैं, यानी बहुत छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे सिर को वह
लगती हैं। तो सिर पर हाथ फेरने से हमें पता लग सकता है कि हाँ, फुहारें गिर रही हैं। निर्माण प्रक्रिया वही होती है जो वर्षा की होती है। तो यह वर्षण का तरल रूप। थैंक यू।